स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? हाँ भैया। चलो। अब देखो, लास्ट क्लास में हमने बस डायरेक्टरी समझी थी, काम कैसे करता है, ये सारी चीज़ें समझी थी। हाँ भैया। अब हम क्या कर रहे हैं, आज इसमें कुछ कंपोनेंट्स बनाते हैं और सीएसएस वगैरह कैसे लगाते हैं, इनलाइन और एक्सटर्नल सीएसएस कैसे लगाते हैं, ये भी देखते हैं। ठीक है। हाँ भैया। चलो। अब देखो, हम इसको डिलीट करते हैं जो भी हम शो करवा रहे थे, और वापस से अपने नॉर्मल पेज पे आ जाते हैं जैसे थे। स्टार्ट कमांड किस लिए चलाते थे, ताकि हमारा जो रिएक्ट का फाइल है वो रन हो जाए। ठीक है। हाँ भैया। तो हमने अपना सर्वर स्टार्ट कर दिया, सर्वर नहीं मतलब फाइल रन करी, और ये आ गया हमारा रिएक्ट। ठीक है। अच्छा, अब बाय डिफॉल्ट ये क्या कर रहा था, ऐप नाम का फाइल रन कर रहा था, हाँ भैया। है ना? तो हम क्या करते हैं, ऐप को और ऐप के सीएसएस दोनों को ही उड़ा देते हैं। अब हम सब कुछ अपना बनाएंगे, और यहाँ पे देखो ऐप कुछ है ही नहीं, तो वो इंपोर्ट किसे करेगा, इसलिए इसको कर देते हैं कमेंट, और कमेंट क्या करते हैं, पूरा ही डिलीट कर देते हैं। इसको करते हैं डिलीट, और इसको भी कर देते हैं डिलीट। ठीक है। अब एक हाँ तरीके भैया। से हमारा जो पेज होगा वो बिल्कुल खाली होगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करा, अपनी एक फ़ाइल बनाई। हमने एक फ़ाइल ऐड करा एसआरसी के अंदर, जिसका नाम रख दिया हाँ फर्स्ट फाइल करके डॉट जेएस। ठीक है। और एक सेकंड, टर्मिनल जैसा ये क्यों आ रहा है? अच्छा, हट गया। चलो। अब देखो, सबसे स्टार्टिंग में हमें क्या करना होता था, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, हाँ भैया। फ्रॉम रिएक्ट। उसके बाद हमने क्या किया, फंक्शन बनाया। देखो, फंक्शन हम बोलते हैं कि उसी नाम से बनाना जिस नाम से फाइल है। वैसे ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता, पर इससे इसको जो इंपोर्ट के टाइम पे दिक्कत होती है वो नहीं आती है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे फंक्शन बना दिया फर्स्ट फाइल के नाम से, और इसके अंदर डाल दिया रिटर्न, और रिटर्न में हम कुछ भी लिख देते हैं, फिलहाल के लिए एक h1 डाल दिया। ठीक है। और इसको क्या करा देते हैं, एक्सपोर्ट करा देते हैं। हमने लिखा है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, फंक्शन का नाम फर्स्ट फाइल। ठीक है। हाँ भैया। और इसको करते हैं यहाँ पे इंपोर्ट। तो जाहिर सी बात है, इंपोर्ट करने के लिए पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया इंपोर्ट फर्स्ट फाइल फ्रॉम जो भी हमारी डायरेक्टरी है, तो हमने बोल दिया फर्स्ट फाइल से। ठीक है। और इसी नाम से एक टैग बनना स्टार्ट हो जाएंगे नीचे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया फर्स्ट फाइल इंपोर्ट डन। एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ H1 में जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं भैया। अच्छा, अब लगाना देखते हैं सी एस एस।
सीएसएस से पहले ये देखो कि अगर कल को मैंने फटाफट ऐसे ही बहुत सारे H1 डाल दिए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बहुत तगड़ी एरर आ जाएगी। क्योंकि जब हम रिटर्न कर रहे होते हैं ना, तो एक बात सोचो, जैसे हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो उसके अंदर एक ही तो वैल्यू रहती है रिटर्न में। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं या कुछ भी रिटर्न कर रहे हैं तो हम एक ही लिखते थे ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम ऐसे लिखते थे, रिटर्न ए इक्वल्स टू जो भी होगा, है ना? हाँ भैया। या अगर प्रॉमिस भी हम लोग कर रहे हैं तो रिटर्न न्यू प्रॉमिस, अब जो भी होगा, मतलब एक ही एक वैल्यू है बस उसके पास, है ना? हम्म, तो इस केस में हम मल्टीपल रिटर्न वैल्यू कैसे ही डाल सकते हैं? समझ रहे हो? बहुत सारे H1 कैसे ही डाल सकते हैं, तो वहाँ पे वो एरर देगा, और ऐसा कुछ एरर देगा। ठीक है, ओके क्लियर है? भैया। तो हम इसलिए क्या करते हैं, इस पूरे को हमेशा एक डिव में रखते हैं। ऐसे एक डिव बनाया जिसके अंदर हमने मल्टीपल H1 डाल दिए, ऐसे डिव, और इसके अंदर मल्टीपल H1, क्योंकि अब पेरेंट एलिमेंट तो एक ही रहा। और यहाँ हाँ पे क्या हुआ, पेरेंट के अंदर 10 चाइल्ड भरो 20 चाइल्ड भरो, वो तुम्हारे ऊपर है। समझे? हाँ भैया। अच्छा, अब इससे क्या प्रॉब्लम आएगी? चलो हमने एक फर्स्ट फाइल बनाई, अब एक और सेकंड करके बना देते हैं। मान लो मैंने बना दिया सेकंड फाइल, सेकंड फाइल डॉट जेएस, और यहाँ पे भी हम लोग ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ही मैंने डाल दिया H1 H1 H1। ठीक है, जिसमें मैं 2 लिख देता हूँ ताकि पता लगे कि ये सेकंड फाइल से है। ठीक है, और इसको हम जाके इंडेक्स डॉट जेएस में इंपोर्ट कर लेते हैं, सेकंड फाइल। ठीक है, हो गया। अब देखो ये एक्सटेंशन का काम हो रहा है कि ये खुद ही ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर दे रहा है। या अगर मैं यहाँ पे RFCE लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अभी तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं लिखा था इंपोर्ट वगैरह, डायरेक्ट लिखा था RFCE, है ना? हम्म, तो ये एक्सटेंशन की वजह से हो रहा है, तो इसकी हेडक मत लेना, एक्सटेंशन ये वाला डाउनलोड कर लेना जिसका नाम होता है रिएक्ट। जैसे ही लिखोगे एक्सटेंशन में, यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा ये वाला, ये दो कर लेना, एक ये वाला सिंपल रिएक्ट स्निपेट। ठीक है, ठीक है। हम्म, और दूसरा होता है E7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव, सबके स्निपेट दे देता है ये। तो ये करो ना करो, पर ये वाला जरूर कर लेना। ठीक है, ठीक है भैया। अब एक्सटेंशन की बात हो गई है, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने दोनों फाइलों को यहाँ पे बना भी दिया और यहाँ पे इंपोर्ट भी कर दिया, फर्स्ट फाइल के नाम से और सेकंड फाइल के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट भी आ गया और सेकंड भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ तक, है ना? पर हाँ अगर भैया। मैं राइट में जाके देखूँ तो भाई यहाँ पे दो अलग अलग डिव आ गए, है ना? पर हाँ कल को मान लो मुझे इस वाले में डिव चाहिए था, पर इस वाले में डिव ही नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था कि डायरेक्ट वो रूट के अंदर ही लिखा रहे। मतलब जैसे रूट के अंदर क्या हो रहा है, एक डिव बन रहा है, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड 2 है। मुझे चाहिए कि नहीं, वो डायरेक्ट रूट के अंदर ही आए, कोई डिव ना हो। तो भाई कोई डिव ना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। हाँ। और अगर तो ये एरर हम आ गई। ये हटाएंगे तो एरर आ जाएगी, है ना? हाँ भैया। तो इसके लिए रिएक्ट ने दिया था हमें शुगर सिंथेटिक फॉर्म। शुगर सिंथेटिक फॉर्म का फ़ायदा क्या होता है कि आप डायरेक्टली एक उसको दिखेगा कि आपने एक पेरेंट बना रखा है, पर जो आपका मेन एचटीएमएल होगा वो उस पेरेंट को रीड नहीं करेगा, मतलब खाली टैग, ऐसा कुछ। ठीक है समझे? भैया। हाँ भैया। अब देखो, ये वाला तो डिव के अंदर है, पर ये हमने रखा था शुगर सिंथेटिक फॉर्म में, तो इसने क्या करा, डायरेक्टली बाहर लेके आ गया सबको। समझे? हाँ भैया। तो ये बस एक तरीके से रिएक्ट को समझाने के लिए दिखाता है कि एक टैग है, जबकि कोई ऐसा टैग एग्जिस्ट कर नहीं रहा होता। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ हाँ तक? नहीं भैया। भैया तो हमने ओपन क्लोज अगर हम हटा दें तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी? और क्या, बंद कहाँ हो रहा है ये फिर? अच्छा, ठीक है भैया। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं भैया। नहीं भैया। चलो, अब हम देखते हैं इनलाइन सीएसएस कैसे लगाते हैं। इनलाइन पता है ना, कि टैग के अंदर ही सीएसएस लगा दो।
तो वो कैसे लगाते हैं? मान लो मुझे इसमें लगाना है इनलाइन सीएसएस, तो मैं यहाँ पे जैसे हम लोग लिखते थे पहले क्लास, सॉरी स्टाइल, वैसे ही स्टाइल लिखोगे। पर अब क्या करोगे, यहाँ पे तुम लोग लगाओगे डबल कोट्स की जगह कर्ली ब्रैकेट। ठीक है? हम्म। और एक बार नहीं, भैया, दो बार। भैया जो H1 क्लास देंगे, ये तीनों H1 में काम करेगी? क्या चीज़? जो H1 क्लास दे रहे, पहले वाले H1 क्लास देंगे हम। पहले वाले H1 में क्लास देंगे तो पहले वाले में काम करेगी ना। अच्छा, ठीक है भैया। ठीक है? हम्म। क्लियर है? हाँ। अच्छा, अब पहले थोड़ा सा ये समझ लो कि मान लो ये डबल ब्रैकेट का भी तुम्हें फंडा समझ नहीं आएगा, जैसे स्टाइल अगर मैंने लिखा है तो, क्योंकि तुम्हें अभी पता नहीं है कर्ली ब्रेसेस लग क्यों रहे हैं। देखो, यहाँ पे तुमने एचटीएमएल, सबसे पहले हमने क्या कर रखा है, एक जावा स्क्रिप्ट लिख रखा है, ये बड़ा हाँ। बड़ा। जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमने एचटीएमएल लिख दिया, ये। अब इसके अंदर दोबारा जावा स्क्रिप्ट लिखना होगा, तब कैसे लिखेंगे? मान लो मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, मान लेते हैं मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया कॉन्स्ट एबीसी करके, जिसमें मैंने दे दिया नेम, और नेम में मैंने बोल दिया कुणाल। ठीक है? हम्म। फिर उसके बाद मैंने दे दी एज, और एज में मैंने बोल दिया 18। फिर मैंने दे दिया सैलरी, और सैलरी में मैंने बोल दिया 12,300। ठीक है? अब भाई मुझे, ये तो एक ऑब्जेक्ट है, हाँ भैया। तो हाँ। ऑब्जेक्ट को अगर मुझे यहाँ पे दिखाना होगा, मान लो पहले वाले में मैं दिखाना चाहता हूँ कि नेम के सामने लिखा है ए बी सी का जो नेम है, तो मैं ऐसे तो लिखूंगा नहीं ए बी सी डॉट नेम, वो डायरेक्टली क्या करेगा, ए बी सी डॉट नेम को ही दिखा देगा, है ना? हाँ भैया। तो हम इस टाइम पे क्या करते हैं, एक कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं ऐसे, तो ये ऑटोमेटिकली इस वाले उसको रीड कर लेगा। तो रिएक्ट में अगर जावा स्क्रिप्ट हमें लगाना होता है तो हम डायरेक्ट कर्ली ब्रेसेस लगा के उसे यूज़ कर सकते हैं रिटर्न के अंदर। याद रखना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अगर कुछ जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो मैं यहाँ पे कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाऊंगा, समझे? हाँ भैया। यहाँ पे लगाऊंगा क्योंकि ये HTML के अंदर मैं कर रहा हूँ। ठीक है? हम्म। तो अब देखो डायरेक्ट कुणाल आ गया। ऐसे ही मान लेते हैं एज ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे एज लिख दिया, और उसके आगे कर्ली ब्रैकेट ए बी सी डॉट एज, तो यहाँ पे एज भी आ गई। ऐसे ही हाँ मैंने भैया। मान लो सैलरी ले ली, सैलरी, और सैलरी में मैंने क्या कर दिया, अम, क्या करते हैं हम लोग, अच्छा, ए बी सी डॉट सैलरी। क्लियर है? हाँ क्लियर? भैया। कोई दिक्कत? नहीं भैया। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक कलर भी लिख दिया, जिसमें मैंने डाल दिया रेड। ठीक है? अब इस कलर को मुझे इसके अंदर देना है, मान लेते हैं। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे स्टाइल लगा दिया। अब समझ आ गया होगा हम कर्ली ब्रेसेस क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली क्या करता है, इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी को ही रीड करेगा वो। ठीक है? क्लियर है? हाँ भैया, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अगर जावा स्क्रिप्ट की रीड कर रहा है तो भाई मुझे तो अपना कुछ लिखना है, मैं डायरेक्ट ऐसे तो लिखूंगा नहीं, कलर, फिर कॉलन, फिर ऐसा करके रेड, ऐसा पूरा यही एरर एरर भर जाएगा हमारा, हाँ समझे? भैया। अब तो ABC कलर दे देंगे। अब देखो, कहाँ पे दिखाऊं, एक्सेल खोल लेते हैं। अगर सबसे पहले हमने क्या किया, अरे यार, सबसे पहले एक लेयर थी जो कि जावा स्क्रिप्ट की थी, है हम्म। ना? एक लेयर थी जो कि किसकी थी, जेएस की, JavaScript। जावा स्क्रिप्ट की थी। ठीक है? उसके अंदर बंदा क्या कर रहा था, HTML का काम कर रहा था। रिटर्न के अंदर हम लोग HTML ही तो लिख रहे हैं। हाँ भैया। उसके अंदर बंदे ने क्या करा,
HTML का काम किया। ठीक है। अच्छा, अब बात आ गई कि HTML के अंदर दोबारा जावास्क्रिप्ट लिखनी है। मान लेते हैं इस HTML के अंदर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लगाई गई है। ठीक है। हम्म। तो हमने क्या कर दिया था कि हमने बोला था कि अच्छा इसके अंदर दोबारा जावास्क्रिप्ट HTML के अंदर लिखनी है, तो हम लोग यूज कर लेंगे कर्ली ब्रैकेट का। ठीक है, क्लियर है। हाँ भैया। अच्छा, पर जहाँ पे जावास्क्रिप्ट कंपलसरी है वहाँ पे मुझे कोई HTML का चीज़ यूज करना है, तो उसके लिए मैं दोबारा कर्ली ब्रैकेट ही लगाऊंगा। समझे। अब मान लो एक जावास्क्रिप्ट है, एक जावास्क्रिप्ट की लेयर तो कंपलसरी है, ठीक है। उसके अंदर तुम HTML करोगे ही करोगे, नहीं करोगे तो फिर फायदा क्या है। समझे बात को। हाँ भैया। तो अब उसके अंदर फिर जावास्क्रिप्ट लगाने की नीड आई, तो हम लोगों ने लगा दिया कर्ली ब्रेसेस। पर कर्ली ब्रेसेस जावास्क्रिप्ट को डिनोट कर रहे हैं, तो दोबारा मुझे HTML या CSS की कुछ प्रॉपर्टी लिखनी है। तो उसके लिए मान लेते हैं इसको थोड़ा अलग रंग से बना देते हैं कि अब हम लोग CSS की प्रॉपर्टी वगैरह लगा रहे हैं, तो हम उसके लिए दोबारा यूज करेंगे कर्ली ब्रेसेस। समझ में आई बात। तो भैया किसी और को मतलब कवर नहीं कर सकता, जैसे जैसे कर्ली ब्रैकेट से पता कैसे लगेगी सीरियस में लग रही है? जैसा अभी दिखा ना कि हमने सिंगल कर्ली ब्रेसेस लगा के कलर रेड लिख दिया तो एक एरर आ गया। हाँ। ऐसे ही पता चलेगा एरर से। एरर आ जाएगी मतलब गलत है, वहाँ पे एक और कर्ली ब्रेसेस लगेगा, नहीं आई तो सही है, छोड़ दो उसको एज इट इज। समझे। ठीक है भैया। तो हमने यहाँ पे बताया कि वापस से अगर HTML यूज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही एक और कर्ली ब्रेसेस बना देंगे। ठीक है। ठीक। अब इसको एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं कि भाई काम कैसे करता है। अब सिंगल का क्या यूज़ है वो भी मैं बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए मैंने एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाला और इसमें लिख दिया कलर रेड, और जाके चेक करते हैं तो अपना कलर रेड हो गया है। समझे बात को। हाँ भैया। क्लियर है। अच्छा, अब हम्म। सिंगल क्यों है। अब देखो यहाँ पे ना मैं ना कलर येलो दे देता हूँ ताकि तुम्हें क्लियरिफिकेशन रहे। अब मैंने यहाँ पे येलो दे दिया, अब मैंने क्या करना है एज वाले में मुझे यहाँ से कलर लेके आना है, मतलब एक जावा स्क्रिप्ट के पास से कलर लेके आना है। तो मैंने यहाँ पे हम्म। स्टाइल लिख दिया और सिंगल कर्ली ब्रेसेस लगाया और मैंने लिख दिया ABC डॉट कलर। एक सेकेंड। ओके ओके ओके, दिक्कत आ गई। ये प्रॉप्स के केस में यूज होगा बच्चों, तो प्रॉप्स अभी हमने करे नहीं है। तो यहाँ पे लिखते हैं कलर। ठीक है। और ABC डॉट कलर। कलर इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ट्रिपल ब्रैकेट नहीं आ पाएंगे, एक सेकेंड। अच्छा अच्छा, इसको हटा दो बच्चों, ये सारी चीज़ें प्रॉप्स के केस में है। चलो, तो जब प्रॉप्स पढ़ेंगे तब मैं तुम्हें इसका सिंगल पैरामीटर वाला बता दूंगा कि सिंगल कर्ली ब्रेसेस क्यों लग रहे हैं। ठीक है। ठीक है भैया। प्रॉप्स में क्या होता है कि एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में चीज़ें पास हो रही होती हैं, तो उस टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे होता है ना कि कोई क्लास अगर एक्टिव है। हम्म। अच्छा, एक्टिव नहीं समझोगे, जैसे मान लो तुम होम के टैब पे हो, तो होम वाला बटन ग्लो कर रहा होता है ऐसा कुछ। अबाउट के टैब पे होता है, अबाउट बटन थोड़ा सा ग्लो कर रहा होता है, हाँ भैया। तो वो उस टाइम पे यूज़ आता है। ठीक है। तो अभी हम ये सीख रहे हैं कि HTML के अंदर JS, JS के अंदर HTML, तो ये कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है। हाँ भैया। तो इसको भी मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, येलो। ठीक है। तो ये तो बात हो हम्म। गई इनलाइन CSS की। अब एक्सटर्नल CSS कैसे यूज़ करेंगे। अब देखो वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम हर फाइल के लिए एक्सटर्नल CSS अलग अलग बना रहे हो या सेम बना रहे हो। समझे बात को। जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, दो फाइलें थी, एक app.js और एक app.css। ठीक है। हाँ भैया। अब या तो मैं ये कर सकता हूँ फर्स्ट फाइल के लिए फर्स्ट फाइल डॉट सी एस एस एक अलग रखूँ, सेकेंड फाइल डॉट सी एस एस एक अलग रखूँ, या तो मैं एक बना दूँ CSS मतलब ABC डॉट CSS और उनको दोनों में ही यूज़ कर लूँ। समझे बात।
मतलब ये वही बात हो गई ना कि हमने एक ही सीएसएस फाइल बनाई है, उसके अंदर क्लासेस के बेस पे हम लोग चीज़ों को गेट वगैरह कर रहे हैं। नाम तो भी दोनों में काम भी तो सेम हो जाएगा, नाम का सेम करनी है। क्या चीज़? अगर दोनों का नाम सेम हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग क्लास देंगे ना उस टाइम। अच्छा, ठीक है। ठीक है भैया। अच्छा। अच्छा, मैंने सिंगल सिंगल वाला भी समझ ही लो बच्चों। प्रॉप्स दूर बात चली गई। ठीक है। अब देखो सिंगल में क्या होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक दे दिया कॉन्स्ट डॉट कॉन्स्ट डॉट क्या नाम दूँ मैं, फॉन्ट करके देता हूँ। नहीं फॉन्ट नहीं, ये प्री डिफाइंड एक्स फंक्शन वाई जैसी जेड। चीज़। एक्स वाई जेड ही दे देते हैं, चलो। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जितनी भी मेरी सीएसएस की कोडिंग है ना वो यहाँ पे डाल दूंगा, जस्ट लाइक कि कलर ब्लू। ठीक है। हम्म। और बैकग्राउंड ऑरेंज। ठीक है। ये दो मैंने डाल दिए। अच्छा ये देखो जावा स्क्रिप्ट का काम हो रहा है ना बच्चों। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर ऐसे लिखेंगे तो एरर आती है, जावा स्क्रिप्ट में भी आती थी। तो उस टाइम पे भी बताया था मैंने कि कैमल केस बन जाएगा, मतलब कि माइनस हटेगा तो अगला वर्ड क्या हो जाएगा, लग गया सीधा। क्या हो जाएगा, डूब जाएगा सीधा। कैपिटल हो जाएगा। समझी? जैसे। ई सी कैपिटल हो जाएगा। क्लियर है? हाँ भैया। तो अब इस स्टाइल में अगर मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना एक्स वाई जेड, वो प्रॉप्स का एरर ही इसलिए दे रहा था क्योंकि मैं एक्स वाई जेड डॉट कलर लिख रहा था। तो एक बात सोचो कि एक्स वाई जेड डॉट कलर में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ ब्लू आएगा ना। हाँ भैया। तो उसे ये नहीं पता ना ब्लू क्या है क्या नहीं है। समझे बात को? तो इसलिए हमने बस लिख दिया एक्स वाई जेड, जो भी प्रॉपर्टी इसके अंदर पड़ी है वो खुद ही लग जाएंगी। एक बार जाके देखते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है। हम्म, क्लियर है बात? हाँ भैया। अब एक बार एलिमेंट खोल के देख लो यहाँ पे कि ये देखो इसके अंदर कलर, बैकग्राउंड कलर ऑटोमेटिकली लग चुके हैं। ठीक है। हाँ भैया। क्लियर है? हाँ भैया। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, नहीं भैया। ठीक है, तो हमने एक बार देख लिया कि इनलाइन सीएसएस कैसे लगती है। दूसरा देखा हमने, बेसिकली इसको इंटरनल सीएसएस नहीं बोलते पर बोल लेना, क्योंकि साफ दिख रहा होगा तुम्हें कि हमने एक ऑब्जेक्ट ही बना दिया ऊपर। उसके बाद अब जिसके ऊपर अप्लाई करना है, मान लेते हैं 2 बार सैलरी है, तो अब मैंने एक एक्स वाई जेड तो बना ही दिया है, तो इसके अलावा एक और बना लेते हैं, वाई वाई जेड कर लेते हैं इसका नाम, और इसको कर लेते हैं हम लोग पिंक, और इसको कर लेते हैं ग्रीन। अब मैं अगर इसमें वाई वाई जेड दे देता हूँ तो वाई वाई जेड इसमें अप्लाई हो जाएगा। समझे हाँ बात तो को? भैया। भैया, भैया मल्टीपल सीएसएस लगाने के लिए हमें ऐसे ही करना पड़ेगा? हाँ ऐसे कर लो। समझे ये, जरूरी नहीं होता हर बार तुम इसी को करते रहो बैठ के। समझे बात को? हम्म, तो ये बस वही है ना कि जब तुम लोग एक बार एक्सटर्नल सीएसएस लगाना सीख जाते हो तो फिर तो इनलाइन सीएसएस तो कभी यूज़ ही नहीं करते हम लोग। हाँ। तो पैटर्न सभी पता होने चाहिए, कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं होता। ठीक है। ठीक है भैया। ठीक है। क्लियर है? तो हमने देख लिया इनलाइन सीएसएस कैसे लग रही है, इंटरनल सीएसएस कैसे लग रही है। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल सीएसएस कैसे लग रही है। ठीक है। तो मैं इसको इतने को हटा देता हूँ क्योंकि सीएसएस का काम तो इधर ही हो रहा है, और इन सबको भी हटा देता हूँ। ठीक है। अब हमारा नॉर्मल ऐसा हो गया है वापस से जैसा रहता है। ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक फाइल बना दी। फाइल इन द सेंस मैंने बना दिया मेन डॉट सी एस एस करके। ठीक है। इसके अंदर मैंने वही अपना एक H1 टैग लिखा। देखो सी एस एस की फाइल है तो मेरी मर्जी में जैसे भी लिख सकता हूँ। कलर हाँ। मैंने दे दिया इसका रेड। बैकग्राउंड मैंने बोल दिया ऑरेंज। ठीक है। क्लियर है? हाँ भैया। अब मुझे इसके ऊपर अप्लाई करना है।
तो अगर मैं अभी जाके देखूँ तो कुछ अप्लाई नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, ये सी एस एस मैंने बना तो दी है मेन डॉट सी एस एस करके, पर इसको कहीं पे इंपोर्ट नहीं करा ना। जैसे लिंक टैग हम लोग लगाते थे एक्सटर्नल सी हाँ एस एस भैया। करने के बाद, हाँ। वैसे इसको कहीं पे इंपोर्ट नहीं कर रखा मैंने। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल लिख देंगे इंपोर्ट। देखो इसमें कुछ नाम वगैरह देने की जरूरत नहीं होती, जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना कि यहाँ पे हम लोग नाम दे रहे हैं फर्स्ट फाइल, फिर किस में से कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं वो दे रहे हैं। पर यहाँ पे ऐसा सी एस एस के केस में कोई नाम देने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली तुम ऐसा बता सकते हो कि तुम कहाँ से लेके आ रहे हो। तो मैंने बता दिया डॉट स्लैश मेन। मेन डॉट सी एस एस। ठीक है। अब जैसे ये इंपोर्ट होगा तो यहाँ पे वो क्लासेस अप्लाई हो जाएंगी इसके ऊपर। एक सेकेंड, H1, हाँ एरर क्या आ रही है, इनवैलिड प्रॉपर्टी, इनवैलिड प्रॉपर्टी। भैया सी कैपिटल होगा क्या? मतलब डबल सी कोड में। एस एस में डबल कोट्स आते कहाँ है। हाँ हाँ। ठीक है, चलो क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक। नहीं भैया। नहीं भैया। चलो, तो इतने में कोई दिक्कत तुम्हें। नहीं भैया। अच्छा, अगर मैं कल को यहाँ पे मेन इंपोर्ट नहीं करता तो जाहिर सी बात है वो क्लासेस वो अप्लाई नहीं नहीं करता। नहीं होता। ठीक है, क्लियर है, हाँ भैया। कोई डाउट। तो एक्सटर्नल सी एस एस बनाना देख लिया हम लोग कि भाई एक्सटर्नली कैसे काम करेंगे। अब देख लेते क्लास नेम कैसे देंगे। ठीक है, तो भाई मैंने यहाँ पे क्लास दे दी हेड नाम से, और उस क्लास में ये प्रॉपर्टी ही लगा देता हूँ। बस फ़र्क क्या रहेगा इसमें, मैं क्या करूँ यार, इसमें भैया, मैं कर देता हूँ ब्लू और इसमें कर देता हूँ मैं सियान। ठीक है, हाँ ऐसा भैया। मैंने कुछ कर दिया। अब इन क्लासेस को हमें देना है, तो हम यहाँ पे बचपन में हम लोग क्या करते थे, सिंपल लिखते थे क्लास, है ना। मतलब यहाँ पे भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, मैंने यहाँ पे हेड लिख दिया तो ऐसे अप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा। पर दिक्कत आती है, देखो दिक्कत कहाँ आती है। कंसोल में जाओ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनवैलिड प्रॉपर्टी क्लास डिड यू मीन क्लास नेम। समझे बात को, कि नहीं रिएक्ट भैया। में हम लोग क्लास नेम लिखते हैं ना कि क्लास। ठीक है, हाँ। अभी क्लियर है। हाँ। लास्ट में मतलब। रिएक्ट का ये सिंटेक्स है कि यहाँ पे अगर तुम्हें क्लास देनी है किसी को तो क्लास नेम करके एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है, ना कि क्लास। ठीक है, हाँ भैया। तो यही एरर वो दे रहा है, और बोल भी रहा है कि डिड यू मीन क्लास नेम, मतलब क्या तुम क्लास नेम लगाना चाहते हो। समझे बात को। हाँ भैया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्लास नेम, तो अब ये एरर भी गायब हो जाएगी, अब नहीं आएगी एरर, देख लो कोई एरर नहीं है। ठीक है, वो एरर नहीं थी, वो एक तरीके से वार्निंग समझ सकते हो। काम बेसिकली क्लास में भी कर जाएगा, पर अब क्लास छोड़ चुके हो तुम लोग, अब तुम लोगों की क्लास नेम। ठीक है, हम्म। क्लियर, क्लियर है, कोई हाँ डाउट भैया। यहाँ तक। नहीं भैया। तो अभी हमने देखा इनलाइन सी एस एस, इंटरनल सी एस एस, एक्सटर्नल सी एस एस, और उसके साथ साथ क्लास नेम। ठीक है, हम्म। अब हम कुछ बड़ा करते हैं, बड़ा इन द सेंस कि भाई 1000 फाइलें हैं हमारे पास, 1000 नहीं, बहुत ज़्यादा हो गई है तो 60-70 फाइलें हैं। 60-70 फाइल की अगर मुझे सी एस एस वैसी ही लिखनी है जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो फिर तो मेहनत तो उतनी ही लग रही है। हाँ तो भैया। हम इंस्टॉल करेंगे अब टेलविंड को। ठीक चलिए। है, हाँ। तो अब देखते हैं, अब मैं पहले तो इसको उड़ा देता हूँ अपने, इस सी एस एस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से मेन सी एस एस हटा देता हूँ। यहाँ से क्लास नेम को एज इट इज़ रहने देते हैं, सेकंड फाइल की भी जरूरत नहीं है, एक ही फाइल रखेंगे। ठीक है, इंडेक्स में जाके सेकंड फाइल को हटा देते हैं, और यहाँ से जाके भी सेकंड फाइल को हटा देते हैं। एक बार जाके देखते हैं अपना ये फर्स्ट क्लास आ रहा है। ठीक है, अब हाँ हम भैया। लोग इसमें इंस्टॉल करते हैं टेलविंड सी एस एस, जो हमारा यही तो काम कर रहा था, चीज़ें आसान करेगा, है ना। हाँ भैया।
अब कैसे करेगा वो देखते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले चले जाते हैं टेलविन। अच्छा देखो, मैंने पता नहीं कौन से ज़माने पहले एक बार टेलविन इंस्टॉल किया होगा। अब तो हम लोग कमांड ही ऐसे चलाते हैं जिसमें टेलविन इंस्टॉल हुआ हुआ आता है। ठीक है, हम्म। तो शायद कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं इंस्टॉल होते टाइम, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे सबसे पहले, अच्छा, टेलविन CLI फ्रेमवर्क, नेक्स्ट जेएस, लारवेल, सॉलिड, रिएक्ट का है। रिएक्ट है ही नहीं। चलो, नेक्स्ट, एक सेकेंड। ये तुम्हारा काम करेगा रिएक्ट राउटर पे, और ये नेक्स्ट और एंगुलर पे, और ये स्टैंड अलोन है। चलो देखो, हम लोग सिंपल सिंपल कर रहे हैं CLI। अच्छा, इनमें फ़र्क क्या होता है? देखो, ये जो दो हैं, वीट और पोर्ट CSS, ये दोनों नोड मॉड्यूल पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, मतलब हाँ नोड भैया। मॉड्यूल होना कंपलसरी हो जाता है इसके लिए। पर CLI क्या होता है? एक तरीके से स्टैंड अलोन होता है, मतलब इसके लिए नोड मॉड्यूल इंस्टॉल होना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, हाँ भैया। क्लियर ठीक है? है। हाँ भैया। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग, इसके साथ करें, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे कर रहा है। या CLI के साथ। चलो, अब हम चलाते हैं। देखो, हम सिंपल क्या करते हैं, पोस्ट CSS कर लेते हैं, वो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट कर देगा। ठीक है, हम्म। क्लियर है? हाँ भैया। पर भैया तो ये तो नोड के बिना चल नहीं सकता ना। बच्चे, हमारे रिएक्ट में तो नोड है ही ना, अच्छा, जीरो हाँ। नोड मॉड्यूल। हाँ हाँ। ठीक है, क्लियर है? हाँ भैया। हाँ भैया। चलो, अच्छा, बेसिकली अगर तुम यहाँ पे देखोगे ना, 4.1 में तुम्हें यहाँ पे कहीं पे दिख नहीं रहा होगा इंस्टॉल विथ रिएक्ट, पर इसके पुराने वाले वर्जन में घुसोगे तो तुम्हें मिल भी जाएगा। यहाँ पे अगर मैं डॉक्स में घुसूँ और मैं यहाँ पे सर्च मार देता हूँ रिएक्ट, तो यहाँ पे वो दे देगा कि रिएक्ट के साथ सेटअप कैसे कर सकते हैं। npm इंस्टॉल, ये कमांड चलानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो, ये वाला तो हमारा चलाना ही नहीं है। रीज़न क्या है कि हमने तो रिएक्ट ऐप बना चुके हैं, हाँ। है ना। हम चलाते हैं नीचे से, मतलब यहाँ से। तो हमने सबसे पहले करा npm इंस्टॉल d और टेलविंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये वाली कमांड चलाई फटाक से। अच्छा, ये अभी एक्चुअल वर्जन कर रहा है 3 का। ठीक है, मैं तुम्हें दूसरी कमांड भी ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है भैया। तो अभी हमने ये इंस्टॉल कर दिया। दूसरा कमांड क्या था इसका? npx tailwind init। देखो, मैंने बताया था ना कि npm क्या करता है, नोड मॉड्यूल को ट्रिगर करता है, ग्लोबली इंस्टॉल करता है। और जो npx होता है वो क्या करता है, लोकली इंस्टॉल करता है चीज़ों को। ठीक है, अब हमने ग्लोबली npm में तो इंस्टॉल कर लिया इसको, मतलब नोड पैकेजेस मॉड्यूल के अंदर इंस्टॉल कर दिया टेलविंड को। अब हाँ टेलविंड भैया। को इनिट करना पड़ेगा। तो इनिट जब करोगे ना, देखो, तो यहाँ पे खुद ही एक टेलविंड की फाइल बनी आ जाती है। तो अब ये वाली कमांड चला देते हैं, npx tailwind init, और यहाँ पे ये कर देते हैं ऐसे। अब यहाँ देख रहे हो, टेलविंड config डॉट जेएस करके एक फाइल बनी आ गई। हाँ भैया। ठीक है, अब इसको एक्चुअल पता नहीं है कि हम जेएस किस वाली फाइल में लगाने वाले हैं। मतलब कि जैसे बाय डिफ़ॉल्ट तो टेलविन हम लोग एचटीएमएल में लगाते थे, पर अभी तो हम जेएस में लगाने वाले हैं। हम्म। ठीक है, तो इसलिए उसने ये वाला दिया है कंटेंट वाला। तो इस वाले बस इतने हिस्से को कॉपी करना, पूरे को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। इतने हिस्से को कॉपी करना कंटेंट वाले को, और ये कंटेंट वाली जगह पे रिप्लेस कर देना। इतना काम खत्म हो गया। ठीक है, हाँ। उसके बाद नीचे क्या बोल रहा है कि जो आपका मेन सीएसएस होगा ना, मतलब मेन, हमारे पास भी एक मेन सीएसएस है ना जो सब पे अप्लाई कर रहा है,
जिसका नाम है इंडेक्स डॉट सी एस एस, यही तो सब पे हाँ अप्लाई कर भैया। रहा है। हाँ भैया। तो इस वाले में जाके ये 3 लाइन पास कर देना बच्चों। तो हम भी यहाँ पे यही करते हैं, तीनों लाइन पास कर देते हैं। ये बेसिकली सी एस एस के अंदर ऐसे इंपोर्ट होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब ये हाँ पास हाँ भैया। भैया। करके जो हमने फाइल रन कर रखी है उसको देख लेते हैं वो कैसा बिहेव कर रहा है अभी। तो अभी भी ये नॉर्मल ही है। एक सेकेंड, हम लोग अपने सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं। सर्वर बंद, npm स्टार्ट। देखो, लग गया सी एस एस, मतलब टेलविंड सी एस एस। हाँ भैया। ठीक है, मतलब इस वाली फाइल से तो बिल्कुल अलग है ये वाली फाइल। हाँ भैया। देखो अभी तुम्हें लग रहा होगा कि कोई चेंजेस नहीं हुए, एक्चुअल चेंजेस हुए हैं। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी फॉन्ट साइज। एक, हाँ मतलब फॉन्ट साइज, क्योंकि H1 की जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है वो टेलविंड ने चेंज कर दी। ठीक है, हाँ। हाँ भैया। तो अब हम लोग CSS की कोई भी क्लास लगा सकते हैं। तो लगाते हैं, फर्स्ट फाइल में घुसते हैं, यहाँ पे गए हम लोग। यहाँ पे मैंने इसको हटाया, मैंने लिख दिया टेक्स्ट। अच्छा, टेक्स्ट में कलर कैसे दे देते, टेक्स्ट कलर क्या लिखते थे हम लोग, टेक्स्ट ब्लू 400, ऐसा कुछ। हाँ। हो गया, अप्लाई हो हम्म। गई क्लास। हाँ। हाँ भैया। समझे बात को। हम्म। हाँ भैया। अब इसी के साथ साथ मैंने लिख दिया BG रेड 600, तो ये भी काम करेगा। क्लियर है। हाँ भैया। तो हमने एक बेसिक सा पेज बनाते हैं, बेसिक इन द सेंस बेसिक, बिल्कुल बेसिक, एकदम बेसिक, बहुत बेसिक। ठीक है, तो मैं इसको भी उड़ा देता हूँ और इसमें से फर्स्ट फाइल भी हटा देता हूँ। तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है, वापस से रिमाइंड कर लो। क्या देखा है, इनलाइन सी एस एस, इंटरनल सी एस एस, एक्सटर्नल सी एस एस, और क्लास नेम। उसके साथ साथ टेलविंड के साथ रिएक्ट का सेटअप कैसे होता है। ठीक है, हम्म। और अ, बस इतना ही तो देखा है। हाँ। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या करने जा रहे हैं। एक ना पेज बनाने जा रहे हैं, एक छोटा सा पेज बनाते हैं नॉर्मल सा, जिसमें एक नैप बार रहेगा, एक बीच में थोड़े से कंटेंट वगैरह रहेंगे और यहाँ पे छोटा सा फुटर रहेगा। ठीक है, हम्म। तो फटाफट बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी फोल्डर के अंदर, देखो मैंने बताया था ना कि जितनी भी फाइलें तुम बनाओगे इसी के अंदर बनाओगे। हाँ। तो मैंने क्या करा, इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना दिया जिसका नाम रख दिया लेआउट। ठीक है, लेआउट के अंदर एक फाइल बनाई मैंने navbar नाम से, navbar.html, सॉरी .js। ठीक है, ये हमारा navbar हो गया। ठीक है, अभी मैंने navbar बनाया नहीं है, बस ऐसे लिख के छोड़ दिया जो काम का था हमारे। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने एक और फाइल बना दी जिसका नाम दे दिया मैंने footer.js, और यहाँ पे भी मैंने ऐसे कोड लिख के छोड़ दिया, ये हमारा फुटर हो गया। और मैं क्या करता हूँ, लेआउट में तो हम दो दो ही चीज़ें रखेंगे। देखो लेआउट में ना वैसी चीज़ें रखते हैं जो हर बार रिपीट हो रही होती है, तुम अपने अकॉर्डिंग जैसे तुम्हें सूटेबल लगे वैसे रख सकते हो। ठीक है, ओके भैया। समझ आ रहा है बच्चों तुम लोगों को। हाँ भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब मैंने बाहर एक फ़ाइल बनाई जिसका नाम रख दिया मैंने अपना ऐप। मेन होगा ये ऐप, या तो ऐप ना रख के इसका नाम रखते हैं hero.js। ठीक है, सी, यहाँ पे हमने हीरो को रख लिया। अब सबको ना एक बार इंपोर्ट करके रख देते हैं। इंपोर्ट हम कहाँ करेंगे, इंडेक्स डॉट जेएस में, है ना। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंपोर्ट। तो सबसे ऊपर क्या होगा, नैप बार। तो हाँ मैंने भैया। अपने नैप बार को इंपोर्ट कर लिया, कोई दिक्कत। उसके बाद बीच में क्या होगा हमारे पास, अच्छा छोड़ो छोड़ो, 10 चीज़ें इंपोर्ट करने से अच्छा हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने हीरो को ही बुला लेते हैं डायरेक्ट, हीरो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, हीरो के अंदर नैप बार और फुटर रखूँगा, और जो भी कोड करना होगा यहाँ पे करेंगे। ठीक है, जिससे हमारा ये फाइल बड़ा नहीं होगा, वरना अभी क्या करना पड़ता, नैप बार फिर हीरो फिर उसके बाद तुम फुटर रखते। समझे बात को। तो जो हाँ ये भैया। वाला केस बना था ना हमारा एक बार, कि ऐसे 4-5 कंपोनेंट है, हमने उसको एक में रखा, फिर उसको डायरेक्ट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में दिखा दिया था, है ना। हाँ भैया। तो वैसे यहाँ पे भी होगा
कि लेआउट में जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी हीरो में आ जाएंगी, और हीरो को बस हमने प्यार से यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है। मतलब ये चीज है ना, जैसे कि हर अलग चीज से अलग अलग कर दो, वो चीज बनेगी, फिर वो आके एक जगह हम अटैच कर देंगे। हाँ, तो यही कंपोनेंट वाइज हो रहा है। ठीक है। भैया आपने फाइल बनाते समय RFC क्या क्या लिखा था? क्या लिखा था मैंने? आर एफ बच्चे वो सी एक्सटेंशन होता है, वो एक्सटेंशन में तुम्हें गाइडेंस मिल जाएगी कि क्या लिखना होता है, यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा कि तुम क्या क्या कमांड चला सकते हो। CCC, ये सारी कमांड है। अच्छा, ठीक है समझे? भैया। क्लियर है? हाँ भैया। हाँ तो भैया। ये इसी के अंदर तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, देखो मैंने अपने हीरो में बोला कि मेरा नैव बार आएगा यहाँ पे। अच्छा, एक बार नैव बार, तो देखो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया नैव बार अपने लेआउट नैव बार में से। ठीक है। और ऐसे ही मैं इसके नीचे कर देता हूँ अपना फुटर। अच्छा, यहाँ पे फुटर भी आ गया। अच्छा, अब ये दिक्कत वापस से आ गई ना कि भाई अलग अलग एरर आ कंपोनेंट जाएगा। दिख रही है, हाँ, तो मतलब इसे है ना। डिप में दे देंगे। तो हम डिव में नहीं लिखेंगे, हम क्या करते हैं, एक और हमने बोला था ना कि सुगर सिंथेटिक फॉर्म, उसमें डाल के रख देते हैं ऐसा कुछ, जिससे वही रिए। कैसे लाते हैं? अरे कैसे लाते, क्या मतलब है, टैग ही नहीं है ये कोई, मतलब जो कैसी बात करते हो तुम लोग, सिंपल मैंने सी देखा ही नहीं। अरे अगर मैंने बोला डिव लिखना है तो तुम लोग ऐसे लिखोगे डिव, हाँ। तो अगर हाँ। मैंने कुछ लिखा ही नहीं है इसके बीच में तो ये ऐसे हो जाएगा, हम्म। ओ, ठीक है भैया। खाली टैग है ये। हम्म। समझे? हाँ हाँ भैया। भैया। तो अब एक बार देख लेते हैं तो हमारा कुछ कैसा दिख रहा होगा ऐप। ऐसा सा कुछ दिख रहा है, नैप बार आ गया, हीरो आ गया, फुटर आ गया। हाँ अब भैया। नैप बार में काम कर लेते हैं फटाफट, हम जाते हैं नैप बार में। हमने एक मेन डिव तो रखना ही है, मेन डिव को मैं क्या करता हूँ, एक हेडर बना देता हूँ। हेडर, हेडर के अंदर मैंने क्या करा, एक H1 रख लिया जिसमें मैंने लिख दिया लोगो, और हम्म। उस H1 के नीचे मैंने एक नैव रखा जिसके अंदर मैंने एंकर टैग ले लिए 4। ठीक है। हम्म। हाँ भैया। एक सेकंड, मैंने 4 एंकर टैग तो ले लिए थे। अरे ऐसे छोड़ो, बहुत मेरे को टाइम लग रहा है। हैश होम, मान लेते हैं 4 एंकर टैग हो गए। ठीक है। हाँ भैया। और उसके इधर मैंने रख लिया बटन, जिसमें मैंने बोल दिया लॉगिन या साइन अप, कुछ भी बोल सकते हो तुम। तो यहाँ पे हमारे पास एंकर टैग भी आ गए और बटन भी आ गया लॉगिन नाम से। ठीक है। हम्म। अब सबसे पहले इस हेडर में आ जाते हैं, क्लास नेम देता हूँ मैं, जिसमें मैंने लिख दिया फ्लैक्स। टेलविन की क्लास है फ्लैक्स, ये हो गया फ्लैक्स। हाँ। हाँ भैया। उसके साथ साथ मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ। मैं लिख दिया BG ब्लू 400, ऐसा कुछ। हाँ। हाँ भैया। फ्लैक्स दे दिया, जस्टिफाई वन। बिटवीन कर देते हैं। ठीक है। और जस्टिफाई बिटवीन के बाद आइटम्स सेंटर, मतलब जो भी ऊपर नीचे अलाइन हो रहे होंगे वो सेंटर आ जाएंगे। और उसके साथ साथ हम इसका टेक्स्ट जो कलर है ना वो वाइट कर देते हैं, टेक्स्ट वाइट। टेक्स्ट हमें वाइट से दिख रहा है, देखो मैं कोई डिज़ाइन नहीं बना रहा बच्चों, समझ आ रहा है तुम लोगों को, हाँ, बस ट्राई हाँ। बस एक नॉर्मल सा बना रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने क्लास दे दी जिसमें मैंने बोल दिया अरे यार, फॉन्ट जो होगा हमारा वो हो जाएगा बोल्ड। बोल्ड हो गया। हाँ ठीक है। भैया। और उसके बाद इसका टेक्स्ट जो होगा वो 4 एक्सल हो जाएगा। ऑल सेट 4 एक्सल, ज़्यादा बड़ा सा लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है फिर भी। ठीक है। हम्म। और इसके अंदर देते हैं हम लोग P4 का, मतलब पैडिंग 4। 4 बहुत ज़्यादा हो गया, 2 कर देते हैं। ऐसे 4 की पैडिंग दे दी। हाँ ठीक भैया। है। और उसके साथ साथ इसको भी हमें थोड़ा सा गैप में लेके आना है भाई। ठीक है। इसको 3 एक्सल कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे।
तो यहाँ पे भी हमने नेम में क्या कर दिया, क्लास नेम दिया, फ्लेक्स लिखा और गैप बोल दिया 3 का, ऐसा कुछ। हाँ भैया। 3 का बोल देना, 4 का बोल देना, जैसा तुम्हारा मन करे। बटन को थोड़ा सा डिज़ाइन दे देते हैं। हमने बोल दिया यहाँ पे क्लास नेम बीजी ब्लू बॉर्डर रेडियस। 600, ठीक है। हाँ बॉर्डर रेडियस भी दे देंगे पी। अच्छा पी एक्स में मैंने बोला 2 होगा और पी वाई में मैंने बोल दिया 4 होगा। अच्छा पी उल्टा हो गया बच्चों, पी वाई एंड पी एक्स, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस की जगह हम लोग लिखते हैं राउंडेड। तो ये देख रहे हो हल्का सा राउंड हो गया। हाँ भैया। हाँ भैया। अगर मैंने राउंडेड 2 एक्सल लिख दिया, 2 एक्सल, तो थोड़ा और ज़्यादा राउंड होगा, समझे। तो ये हमारा बटन भी बन गया भाई, दिख रहा है। भैया पी वाई पी एक्स क्या है? वो वाई एक्सेस में और एक्सेस पैडिंग में जो वो एक्स और पैडिंग अच्छा, वाई। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हाँ हाँ। ठीक है, ये हो गया। हम्म। हाँ। अब हम बात कर लेते हैं फुटर की, तो फटाक से जाके फुटर बना देते हैं। अच्छा यार बड़ा टाइम लगेगा यार फुटर बनाने में तो मुझे, और इतना टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते। देखो आज तो मैं थोड़ा सा चैट जीपीटी का हम लोग कमाल देखते हैं। रिएक्ट की ही फाइल खोलते हैं, रिएक्ट। रिएक्ट के पास फुटर है, होना तो चाहिए। हाँ ऐसा कुछ। तो मैंने हाँ इसको भैया। बोल दिया इतना स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है, और चलते हैं फटाक से चैट जीपीटी के पास। और यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ क्रिएट फुटर। अच्छा इतना समझ आया ना। देखो मैं चैट जीपीटी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए बच्चों, हाँ ठीक हाँ है। भैया। भैया। तो ये मत सोचना कि तुम भी चैट जीपीटी यूज़ करोगे, नहीं, तुम पूरा खुद लिखोगे। ठीक है भैया। क्रिएट अ फुटर विथ रिएक्ट एंड टेलविंड। चलो फटाफट ये मुझे कोड दे देगा एक, अगर मेरा प्रॉम्प्ट सही होगा तो। हाँ चलो दे दिया इसने। बड़ा धीरे लिख रहा है। चलो बन गया मेरा फुटर, आ जाओ। हम थे यहाँ पे और हम चलते हैं कोड पे। ये रहा हमारा फुटर, यहाँ पे कर देते पेस्ट और जाके देख लेते तो एरर आ गई है बहुत तगड़ी। एरर एक्चुअल इसलिए आ रही है ना क्योंकि यहाँ पे इसने आइकन को इंपोर्ट कर रखा है, पर हमारे पास कोई आइकन अभी तक हमने इंस्टॉल नहीं किया और ना ही मैंने तुम्हें लगा के दिखाया है, ठीक है। तो मैं आइकन वाला सेक्शन कर देता हूँ कमेंट और फिर देख लेते हैं। अब ये क्या एरर है, लेआउट कहाँ पे एरर है। अच्छा ये भी है क्या एक, और इसको भी कर देते हैं बंद। चलो तो एक फुटर बन के रेडी हो गया हमारे पास बिना किसी हेडक के, ठीक है। हाँ भैया। तो ये फुटर फर्स्ट क्लास हो गया। अब हमें चाहिए बीच में हीरो, समझ रहे हो बात को। हाँ भैया। तो हमने हीरो को तो हटा दिया। अब इसके बीच में हम लोग कर देते हैं कोड। तो हमने बना दिया एक मेन नाम का डब्बा, और कुछ भी बना दो बच्चों इसके बीच में, कुछ भी। समझ रहे हो, हम्म, नहीं समझ रहे तुम लोग। समझ गया भैया। चलो मैं फिलहाल के लिए फिर से हम चैट जीपीटी से काम करवाएंगे, रुक जाओ। मैं खुद इतनी मेहनत नहीं करूँगा। अ, देखो फटाक से करवा देते हैं, मेक दिस। भैया आपने प्रीव्यू भी रखा है? नहीं, इतना फालतू चीज़ थोड़ी लेना है। देखो बच्चों, तुम्हें भी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम ऐसे काम आसान करने के लिए ही बस यूज़ करोगे उसका। हम्म। तो ये मेरा कोड फटाफट आ जाए एक बार।
चलो ये आ गया मेरे पास कोड। और मैं इतने ही पार्ट का यूज़ कर रहा हूँ, सेक्शन वाले पार्ट का। ठीक है, हाँ भैया। हाँ भैया। तो चल लेते हैं अपने रिएक्ट में। तो हमारे पास कुछ ऐसा बना आ गया हमारा पेज। समझ लो कितना इजी था। अब इजी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अभी तो हमने एक हीरो नाम का पेज बनाया है, ठीक है। हाँ भैया। कल को मान लो मैंने एक और बना दिया। मैंने एक और फाइल बनाई जिसका नाम रखा सुपरमैन, ठीक है, .js। और इससे भी मैंने ऐसे इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने यही सारी चीज़ें रखी हैं, बस थोड़ा सा कंटेंट हम लोग चेंज करेंगे अभी, क्योंकि बताना है तुम्हें कुछ कि रिएक्ट हमारा क्या ऐसा काम इजी कर रहा है। तो यही सारे कंटेंट्स मैंने, एक सेकेंड, सुगर सिंथेटिक फॉर्म, और उसके बाद यही सारे कंटेंट हमने डाल दिए। फुटर को कर लेते हैं इंपोर्ट, और इसके साथ साथ अपने नैप बार को भी कर लेते हैं इंपोर्ट। अच्छा, अभी तो हमारा हीरो वाला सेक्शन दिख रहा है, मैं इसमें थोड़े से चेंजेस कर देता हूँ। इंस्टॉल टेलविन 4.1, और यहाँ पे भी 4.1 लिख देता हूँ ताकि हमें अलग अलग करने में दिक्कत ना हो। तो अभी तो हमारा हीरो वाला सेक्शन दिख रहा है। तो हमने हाँ यहाँ भैया। पे गए और यहाँ पे हीरो को हटा के थोड़ी देर के लिए हीरो को कमेंट करते हैं, और हीरो को हटा सुपरमैन। के मैंने लिख दिया सुपरमैन। सुपरमैन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सुपरमैन वाला पेज दिख रहा है अब, हाँ भैया। ठीक है। अब फायदा क्या हुआ, कल को अगर हम दोनों ही प्रिंट करा रहे होंगे, जैसे अभी तुमने राउटिंग वगैरह नहीं सीखी है, तो वो सीखोगे तो हम लोग इस पे लिंक वगैरह लगा सकते हैं, तो इससे चीज़ें आसान हो जाती। पर अब देखो, कल को अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि भाई नैप बार और फुटर में चेंजेस करने हैं, तो फ़ायदा क्या होगा कि कंपोनेंट वाइज है, तो मैं बस नैप बार को जाके छेड़ूंगा, जहाँ जहाँ नैप बार कॉल हुआ होगा ऐसे टैग के थ्रू, वहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे सारे नैप बार। मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया वॉयलेट, अच्छा वॉयलेट कलर होता ही नहीं है, पर्पल लिखना पड़ता है यहाँ पे, पर्पल, ठीक है। अब मेरा नैप बार पर्पल हो गया। अब मैं अगर चाहे हीरो को कॉल करूं या सुपरमैन को, दोनों ही क्या रहेंगे हमारे पास, पर्पल में पर्पल। रहेंगे। तो ये फ़ायदा होता है कंपोनेंट वाइज होने के लिए। देखो, क्लियर है, हाँ भैया। कोई भैया दिक्कत? नहीं भैया। तो हमने पूरी तरीके से सीएसएस छोड़ ही दी एक तरीके से, है ना। सीएसएस का हाँ तो हम भैया। लोग बिल्कुल यूज़ ही नहीं कर रहे अब। टेलविन से हो जा रहा हूँ। सारी चीज़ें हमारी टेलविंड ही करेगा अब, ठीक है। भैया एक क्वेश्चन था। हाँ, भैया सिंपल जेएस और रिएक्ट जेएस में कोई डिफरेंस है क्या? जमीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे सिंपल जेएस कहाँ यूज़ हो रही है भाई? नहीं मतलब उतना तो कोडिंग हमें लिखना ही पड़ रहा है फिर से। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, उतना कोड कहाँ लिखना पड़ रहा है तुम्हें? यहाँ से इजी है ना बस। अभी मैं तुम्हें जावास्क्रिप्ट में बोलता हूँ एक कंपोनेंट बनाओ जिसको इंपोर्ट करके एचटीएमएल की फाइल पे दिखाना है, हम्म, एक बार ट्राई करना, और फिर रिएक्ट में जाके करना, ठीक है भैया। ठीक है। समझ गए, ये टास्क है। अब तुमने बात करी है तो यही टास्क है, एक सिंपल सा जावास्क्रिप्ट में कोड करना जिसको तुम लोग कर रहे होगे एक्सपोर्ट, और एचटीएमएल में दिखाना उसे, ठीक है। ठीक है जैसे भैया। यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, बस एक फंक्शन बनाया और नीचे लिख दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। हाँ सारा काम हमारा नोड मॉड्यूल कर रहा है, उसे यहाँ हाँ पे खुद ही ले जाके दे रहा है, और ये चीज़ खुद ही दिख जा रही है रूट के अंदर, है ना। तो रिएक्ट तो इतना काम कर रहा है, तुम लोग जावास्क्रिप्ट से करना, ठीक है। ठीक है भैया। ये कोई टास्क नहीं है, ठीक है, खाली पीली टाइम वेस्ट करोगे। तो तुम्हारा काम है सिंपल सा एक लेआउट ऐसा बनाना, हाँ मतलब सिंगल लैंडिंग पेज बनाना रिएक्ट की मदद से। देख लो मैंने इतनी बेहतरीन लैंडिंग पेज बनाई है खुद के दम पे, हाँ भैया। समझे। रिकॉर्डिंग में ये पार्ट हटा दूंगा जिसमें एआई यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है भैया। ठीक है। समझे। तो ऐसे लैंडिंग पेज बनाना, देखो बनाने का रीज़न तुम्हारा क्या होगा, पहली बात तो तुम्हें कंपोनेंट की प्रैक्टिस होगी कि कैसे कैसे कंपोनेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट तो कोई बड़ी बात नहीं है, इंपोर्ट करते हैं कहाँ कहाँ कब कब कर सकते हैं, ठीक है, हाँ भैया। क्लियर है। दूसरा जो प्रैक्टिस होगा वो तुम्हारी टेलविन क्लासेस का होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे उसने बहुत सी ऐसी क्लासेस यूज़ करी हैं जो कि तुमने नहीं पढ़ी होंगी, जैसे मैं दिखाऊं तो ये देखो मैक्स W4 XL,
ग्रेडियंट लगा दिया उसने यहाँ पे, हम्म। ठीक है। तो ऐसे क्लासेस की तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। तो ठीक जो है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि भाई ये कैसे करेंगे, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे भाई। हाँ, और ये सब तो टैलवेंट से देख सकते हैं ना। हाँ, टेलविन का डॉक खोलो। टेलविन में मैं रोक टोक नहीं कर रहा, टेलविन में कितना भी देखना है, बस एआई का भी यूज़ मत करना है। एआई का यूज़ जब करना होगा मैं खुद बताऊंगा कि हाँ इसे एआई से बना लेना, बाकी ये काम करो खुद। समझे? क्या होता है कि एरर दिखा देता है बार बार। देखो वही फर्क होता है ना, अब एरर तो मेरे टाइम पे भी आई थी। हाँ। इसलिए खुद से कभी एआई का लिखा जा काम रहा है। होता है तुम्हें बस कोड दे देना, इंटीग्रेट कैसे करना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। हाँ भैया। समझे? हाँ भैया। तो डिज़ाइन करना विद द हेल्प ऑफ टेलविन, जिससे तुम्हें क्लासेस याद होंगी, ठीक है भैया। और बाकी सारे तो सेट है। ठीक है, हाँ भैया। क्लियर। हम्म, चलो, क्लास करते हैं ओवर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आई थिंक प्रॉप्स पढ़ेंगे। ठीक ठीक है है। भैया। हाँ प्रॉप्स पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। गुड नाइट चलो, भैया। गुड नाइट। गुड नाइट भैया।